नमस्कार दोस्तों। स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं जितेंद्र राणा के घर में। अब तक आपने सुना कि हर्षवर्धन अनाया को लेकर घर के लिए जाने लगा। जाते हुए वो जितेंद्र से बोला, तब तक अंकल की सिक्योरिटी का ध्यान रखना और डॉक्टर की टीम जो यहां आई है उसे यहीं पर रखना। यह सुनकर जितेंद्र राणा उसे घूरते हुए बोला, तुम उसे यहां भी रख सकते हो, यहां किसी की सिक्योरिटी काफी अच्छी है। हर्षवर्धन उसे घूरते हुए बोला, लेकिन अनाया को यहां कंफर्टेबल महसूस नहीं होगा। इतना बोलकर वह उसे लेकर जाने लगा। दरअसल हर्षवर्धन बस अनाया को घर ले जाकर आराम करवाना चाहता था। वह चाहता था कि अगर अनाया यही रही तो वह आराम नहीं कर पाएगी और बार बार वह जितेंद्र राणा की वजह से परेशान होती रहेगी और वह अनाया को बार बार अपने पिता को चेक करने को कहेगा। इसीलिए वह अनाया को लेकर वहां से बाहर जाने लगा। वही जाते हुए वह कठोर लहजे में विक्की को देखकर बोला, इसके गुस्से को काबू रखना और यहां की सिचुएशन हैंडल कर लेना। अनाया के पीछे पीछे उसकी सेक्रेटरी रेशमा और हर्षवर्धन का सेक्रेटरी रजत भी जाने लगा। जैसे ही वह लोग कार में बैठे, सेक्रेटरी रजत ने ड्राइविंग सीट ले ली और उसके पास सेक्रेटरी रेशमा बैठ गई। हर्षवर्धन अनाया को लेकर पीछे बैठा हुआ था। वही कार फुर्ती से हर्षवर्धन के घर की ओर जाने लगी। वहीं उसके आगे पीछे कार का एक पूरा काफिला चल रहा था। उनकी सिक्योरिटी के लिए कार में बैठते ही हर्षवर्धन अनाया का मास्क हटा लिया। वही अनाया की हालत थोड़ी सी खराब हो चुकी थी। उसने काफी लंबे वक्त के बाद इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना डिहाइड्रेटिंग ऑपरेशन किया था जिसने उसकी पूरी की पूरी बॉडी की एनर्जी चूस ली हो। उसे इस वक्त एनर्जी की जरूरत थी और उसका ब्लड प्रेशर भी लो हो रहा था। उसकी वजह से उसके हाथ में बंधी रॉबर्ट रेम में रेड बीप बजने लगी, क्योंकि वह स्मार्ट वॉच की तरह दिखने वाला गैजेट बहुत ज्यादा एडवांस था। वह 24 घंटे अनाया की मॉनिटरिंग करता था और उसकी ब्लड प्रेशर से लेकर हार्ट रेट तक मेजर करता था। अगर कोई बाहर का ऑब्जेक्ट अनाया की बॉडी में जाता तब भी वह एनालाइज छानबीन करके अनाया को बता देता था। इसीलिए अनाया की सिचुएशन खराब होने की वजह से उसमें रेड अलर्ट बजने लगा। वही इस रेड अलर्ट की आवाज सुनकर रेशमा परेशान हो गई। वह परेशान होकर रजत को बोली, गाड़ी फास्ट चलाओ, मेम को मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत है। यह सुनकर हर्षवर्धन परेशान होकर बोला, तुम्हें कैसे पता? यह सुन अनाया की ओर देखते हुए रेशमा परेशान होकर उस घड़ी की ओर इशारा करके बोली, यह कोई आम वॉच नहीं है, यह मैडम की मेडिकल एनालाइजेशन का रिकॉर्ड रखती है। इस वक्त मैडम की घड़ी में रेड अलर्ट का मतलब है उनकी तबीयत खराब हो रही है। यह सुनकर हर्षवर्धन परेशान होकर बोला, उसे क्या हो रहा है? रेशमा इधर उधर देखते हुए बोली, मैडम का फोन कहां है? यह सुनते ही हर्षवर्धन अपनी जेब से एक फोन निकालकर रेशमा की ओर बढ़ाने लगा। रेशमा उसे फोन को देखते हुए बोली, इसमें मैसेज आया होगा कि मैडम की हार्ट रेट में क्या प्रॉब्लम है। हर्षवर्धन ज्यादा कुछ नहीं सोचता और तुरंत उसका फोन अनलॉक करता है और उसे सरप्राइज करते हुए उसकी फिंगरप्रिंट से फोन अनलॉक भी हो जाता है। उसे पता नहीं चला कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन वो खुश था क्योंकि अनाया ने पहले ही हर्षवर्धन की डिटेल उसमें फिट कर दी थी। कोई आज तक उस फोन को नहीं खोल पाता था। फोन खुलते ही हर्षवर्धन मैसेज चेक करता है तो उसमें साफ साफ लिखा था कि अनाया का ब्लड प्रेशर लो हो रहा है और उसमें यह भी लगा था कि अनाया को कौन सी मेडिसिन देनी है। यह देखकर हर्षवर्धन बोला, इसमें तो मेडिसिन भी लिखी है। तो रेशमा बोली, मैम की मेडिकल किट कहां है? यह सुनकर हर्षवर्धन थोड़ा परेशान होकर बोला, कौन सी किट? रेशमा परेशान आवाज में बोली, मेम के पास एक ब्रीफ केस है, वो शायद घर पर होगी। तभी कुछ सोचते हुए हर्षवर्धन बोला, हां, वह घर पर है, मैंने उसे कबोर्ड में देखी थी। तो हर्षवर्धन की बात सुनकर अनाया की सेक्रेटरी रेशमा बोली, उसमें मैडम की दवा होगी। थोड़ी ही देर में वह लोग घर पहुंच गए। हर्षवर्धन उसे लेकर कमरे में चला गया और रेशमा तुरंत उनके पीछे जाते हुए बोली, किट कहां पर है? तो हर्षवर्धन वही ड्रॉवर में से ब्रीफकेस निकालकर रेशम को दे देता है।
रेशमा उसमें से तुरंत फोन में आए मैसेज वाली दवा लेकर अनाया को इंजेक्ट कर देती है। रेशमा को ऐसे अनाया का ट्रीटमेंट करता देख हर्षवर्धन थोड़ा चौंकते हुए बोला, क्या तुमने भी मेडिकल की डिग्री ली है? सेक्रेटरी रेशमा अनाया को इंजेक्शन देने के बाद बॉक्स को वापस बंद करते हुए बोली, नहीं सर, लेकिन मैडम के हर एम्प्लॉय को बेसिक नर्स की ट्रेनिंग दी गई है ताकि वह कभी भी मैडम को असिस्ट कर सके और इमरजेंसी में लोगों का इलाज कर सके। यह सुनकर हर्षवर्धन की आंखों में अपनी बीवी के लिए प्राउडनेस साफ साफ नजर आ रहा था कि उसकी बीवी अपने प्रोफेशन और लोगों की जान बचाने के लिए कितनी डेडिकेटेड है। यह सुनकर हर्षवर्धन को भी एहसास हुआ कि उसे भी इस ट्रेनिंग की जरूरत है। वह कुछ सोचते हुए मन ही मन डिसाइड करता है कि वह भी इसकी ट्रेनिंग ले लेगा ताकि जरूरत पड़ने पर वह भी अपनी बीवी को इमरजेंसी ट्रीटमेंट दे सके। उसे लोगों से लेना देना नहीं था, लेकिन अनाया उसके लिए किसी खजाने की तरह थी और आज उसे पुल्टा चला था कि अनाया खुद को किस हद तक पुश कर सकती है। तभी रेशमा अपना सर झुकाकर बोली, सर, मुझे चलना चाहिए। मुझे मैडम के दिए हुए कुछ और काम भी करना है। मुझे कपूर खानदान की अभी की सिचुएशन भी देखनी है। हो, काफी प्रॉब्लम कर रहे हैं। क्या यह जानकर भी हर्षवर्धन चुप रहेगा? और क्या अनाया के लिए कोई नई चुनौती इंतजार कर रही है? हर्षवर्धन के रूम में अब तक आपने सुना कि रेशमा हर्षवर्धन को बोली कि उसे जाना है, कपूर खानदान के बारे में जाने। वह मैडम के लिए कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। यह सुनकर हर्षवर्धन की आंखें छोटी हो गईं। वह रेशमा को देखते हुए बोले, जो भी प्रॉब्लम हो रजत को इन्फॉर्म करना, अभी अनाया को आराम करने देना। रेशमा भी हां में सिर हिलाकर वहां से चली गई। वहीं हर्षवर्धन प्यार से अपनी बीवी को निहार लगा और उसे अपनी बाहों में करते हुए बोला, बीवी, तुम बहुत जिद्दी हो रही हो। एक बार होश में आ जाओ, बाद में मैं तुम्हें बताऊंगा कि खुद को बीमार करने से तुम्हें क्या पनिशमेंट मिलेगी। हर्षवर्धन डरा हुआ था क्योंकि काफी लंबे वक्त के बाद हर्षवर्धन को किसी को खोने का एहसास हुआ था। उसे अनाया की इस बेवकूफी से गुस्सा भी आ रहा था। वह अनाया के माथे पर एक डिप किस करते हुए वॉशरूम की ओर चला गया फ्रेश होने के लिए। वॉशरूम से बाहर आकर वह अपनी कुछ फाइल और लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठ गया। तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आई। नोटिफिकेशन देखते ही उसकी आंखों में अजीब भाव आ गए। दरअसल हर्षवर्धन रावत कोई छोटा मोटा नाम नहीं था, इसीलिए न्यूज चैनल में जब भी उसे रिलेटेड या फिर उसके कंपनी के रिलेटेड न्यूज आती थी तो पहले उसे इन्फॉर्म किया जाता था और उसे ईमेल या नोटिफिकेशन आता था ताकि अगर इस न्यूज को हटाने की जरूरत हो तो वह कुछ एक्शन ले सके। उसने तुरंत फोन निकालकर न्यूज चैनल में न्यूज देखी। न्यूज देखते ही उसकी आंखों में तारों जैसी चमक आ गई। दरअसल हर न्यूज चैनल पर एक ही बात छाई हुई थी, मिसेस हर्षवर्धन रावत। हर कोई यही बात कर रहा था कि कौन है जिसने दुनिया के अमीर आदमियों में से एक से शादी कर ली और देश के सबसे बड़े खानदान पर अपना हक बना लिया। सभी को यही जानना चाहता था कि कौन है मिसेस हर्षवर्धन रावत। तो किसी चैनल पर यह बात हो रही थी कि कितनी एक्सीलेंट पर्सनैलिटी है मिसेस रावत की, जिन्होंने चैरिटी के नाम पर इतनी बड़ी रकम डोनेट कर दी। तभी एक चैनल पर खुफिया सूत्रों की तरह न्यूज आई कि मिसेस रावत ने मसूर पेंटर नाबी की पेंटिंग क्लब में रखवाई है, वह भी उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अप्रूवल स्टेम के साथ। यह खबर भी इस वक्त ट्रेन में चल रही थी। यह देखकर हर्षवर्धन की आंखों में एक चमक आ गई। उसने प्यार भरी नजरों से सामने लेटी हुई अनाया को देखा और फिर वापस न्यूज देखने लगा। उसे इस बारे में पता था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसने वहां रजिस्ट्री में मिसेस हर्षवर्धन रावत लिखवाया है। यह सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसे अच्छा लग रहा था कि अनाया खुद को मिसेस हर्षवर्धन रावत कहकर इंट्रोड्यूस कर रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी प्यारी सी बीवी की नींद खुल रही है। जैसे ही उसने अनाया को जगते देखा, वह तुरंत उसके पास जाते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे बिस्तर से टेक लगाते हुए बिठा देता है और प्यार से उसके चेहरे को पकड़कर पूछता है, तुम ठीक तो हो? अनाया भी हर्षवर्धन की ओर देखकर बोली, मैं ठीक हूं। अनाया हर्षवर्धन की फिक्र उसकी आंखों में देख सकती थी।
लेकिन हर बार की तरह उसकी आंखों में उसे कुछ और भी एहसास नजर आए। उसे इस एहसास को समझने में थोड़ी देर लगी, लेकिन वह समझ गई कि हर्षवर्धन उससे नाराज है। वह उसे देखते हुए मन ही मन सोच रही थी, क्या मुझे अभी भी उसे मनाना पड़ेगा? वैसे तो वह जानती थी कि हर्षवर्धन की नाराजगी का सबसे बड़ा रीजन वह खुद ही है। उसने खुद को खतरे में डाला, इसीलिए हर्षवर्धन उससे नाराज है। लेकिन वह सोच रही थी कि वह हर्षवर्धन को कैसे मनाएगी। तभी हर्षवर्धन उसे गोद में उठाते हुए वॉशरूम में ले गया और नीचे उतारते हुए बोला, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाकर लाता हूं ताकि तुम्हें अच्छा फील हो। इतना बोलकर वह बाहर जाने लगा। तभी अनाया उसका हाथ पकड़कर बोली, हर्ष, मेरी बात तो सुनो। यह सुन इतने प्यार से कहा था कि कोई भी पिघल जाए। फिर भी हर्षवर्धन उसकी ओर देखे बिना ही उसका हाथ दूसरे हाथ से दूर करते हुए बोला, अभी फ्रेश हो जाओ, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, हम बाद में बात करेंगे। इतना बोलकर वह चला गया। अनाया के दिल में दर्द सा उठा, क्योंकि जब से वह हर्षवर्धन से मिली थी, यह पहली बार था। हर्षवर्धन ने उसे इग्नोर किया था, उसे बुरा लग रहा था हर्षवर्धन के बिहेवियर से। लेकिन वह दिल ही दिल जानती थी कि हर्षवर्धन उसके लिए कितना डर गया होगा। उसे भी बुरा लग रहा था। वह ऐसा नहीं करना चाहती थी। अगर उसे अपने कुछ सवालों के जवाब नहीं चाहिए होते, तो वह मल्हार राणा के लिए खुद की तबीयत कभी खराब नहीं करती। उसकी आंखों में कुछ पुरानी यादें धुंधली हो गईं कि कैसे उसने सालों पहले अपनी मां के साथ मल्हार राणा को देखा था, और उन्हें देखकर वो इतना तो समझ गई थी कि वो उसकी मां के बैरन बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन उसे यह भी पता था कि यह कोई आम गली के गूंगे या फिर मामूली आदमी नहीं है जो उसके पूछने से वो उन्हें सच बता देंगे। नहीं, उन्हें पैसों की लालच दे सकते थे, और नहीं, उन्हें डराया धमकाया जा सकता था। अब अनाया के पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो उन पर एक एहसान कर दे, ताकि उस एहसान के चलते वो उन्हें अनाया के सवालों के जवाब दे दे। वैसे भी कहते हैं, एहसान से बड़ा कोई कर्ज नहीं होता, और कोई खुददार आदमी कभी किसी का कर्ज नहीं रखता। क्या जानना है अनाया मल्हार राणा से? क्या उसे अपने वालों के जवाब मिलेंगे? और क्या वो हर्ष को मना पाएगी? किचनम में दूसरी ओर हर्षवर्धन अभी किचन में खड़ा होकर अनाया के लिए कुछ हेल्दी सा खाने को बना रहा था। तभी उसके कान में फोन की आवाज पड़ी। वह समझ गया कि यह अनाया का फोन है, इसीलिए वह तुरंत फोन निकालकर देखता है तो उसमें सेक्रेटरी रेशम का नंबर शो हो रहा था। वह तुरंत फोन उठाता है और स्पीकर में कर दिया। वह अभी कुछ बोलता है, उससे पहले ही सामने से सेक्रेटरी रेशमा डरी हुई और परेशान आवाज में बोली, मेम, प्रॉब्लम हो रही है। कपूर खानदान उस गांव तक पहुंच चुका है जहां पर उन्होंने आपको छोड़ा था। आपको जल्द से जल्द वहां वापस लौटना होगा, ताकि उन्हें आप पर शक ना हो कि आप वहां नहीं रह रही हैं। वैसे तो हमारे आदमी उन लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ताकि वो अंदर ना जा पाए, लेकिन वह ज्यादा दिनों तक उन लोगों को उलझाकर नहीं रख पाएंगे। आपको बहुत जल्द वहां जाना होगा, और आपको अभी तो सर से भी बात करनी है कि आप उनसे दूर जाने वाली हैं। फिर थोड़ी परेशान भरी आह निकालकर आगे बोली, मैंने आपको परसों ही बताया था कि आप सर से इस बारे में बात कर लें, लेकिन आपने मेरी बात सुनी ही नहीं। उस दिन भी आपने कहा था कि मैं उससे बात कर लूंगी। आपको अब जल्दी करना चाहिए। आपके प्लान के मुताबिक आपको वापस लौटने का वक्त हो चुका है। आपके पास ज्यादा दिनों का वक्त नहीं रहा। रेशमा बस अपनी ही धुन में बोले जा रही थी। वह इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसकी बातें सुन रहा इंसान इस वक्त दानव की तरह काला पड़ चुका था। उसके कानों में तो सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी कि आप सर से अलग होने वाली है। वह पागल सा हो रहा था। अनाया के दूर जाने के ख्याल से ही उसने गुस्से में मुठियां कस ली थी। वहीं यह सारी बातें किचन के थोड़े दूर खड़ी अनाया ने भी सुन ली थी, क्योंकि फोन स्पीकर पर था। तो अनाया ने जो भी रेशमा ने कहा था वह सब कुछ सुन लिया था। उसे पता था कि अब हर्षवर्धन को काबू में करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतने दिनों में वह यह तो जान चुकी थी कि हर्षवर्धन उसे लेकर काफी पजेसिव हो चुका है। उतना ही नहीं, अनाया उसका ऑब्जेशन बन चुकी थी, और यह कुछ गलत भी नहीं था,
क्योंकि उसके लिए भी हर्षवर्धन से दूर जाना उतना ही मुश्किल था। उसे भी हर्षवर्धन की आदत लग चुकी थी, लेकिन वह प्रैक्टिकल सोच रही थी। दूसरी ओर हर्षवर्धन का इस तरह से सोचना नहीं था। उसने हर्षवर्धन की लाल आंखें देखीं और गुस्से से कसी हुई मुट्ठियां देखी तो वह डर गई, क्योंकि उसके एक हाथ में चाकू था और वह सब्जी काट रहा था। उसे डर लगने लगा कहीं गुस्से में हर्षवर्धन को चाकू ना लग जाए। वह तुरंत भागकर अंदर आई और हर्षवर्धन के हाथ से चाकू छीनने की कोशिश करने लगी, लेकिन हर्षवर्धन की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह चाकू को हिला भी नहीं पा रही थी। तभी फोन से वापस आवाज आई, मेम, आप मेरी बात सुन रही हैं? अनाया को तो रेशमा पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वह उसका मर्डर कर दे। वह कड़क आवाज में बोली, अब फोन रखो, मैंने सुन लिया। इतना बोलकर वह फोन काट देती है। फिर वह हर्षवर्धन की ओर देखकर उसकी आंखों को अपनी आंखों से मिलाते हुए शांति से बोली, शांत हो जाओ हर्ष, पहले मेरी बात सुनो। सबसे पहले इस चाकू को छोड़ दो, तुम्हें चोट लग सकती है। इतना बोलकर वह चाकू छीनने लगी। हर्षवर्धन ने एक झटके से चाकू को फेंक दिया, जिसकी वजह से वह चाकू अनाया के कोहनी के नीचे हल्का सा कट करते हुए नीचे गिर गया। अनाया को हल्का सा दर्द हुआ, लेकिन उसने उस पर ध्यान नहीं दिया और हर्षवर्धन की ओर देखकर बोली, हर्षवर्धन, मेरी ओर देखो। अब तो हर्षवर्धन का गुस्सा अपना आपा खो चुका था। वह अनाया को घूरते हुए अपने नजदीक लाकर दांत पीसकर बोला, तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो और मुझे छोड़कर जाना चाहती हो। फिर उसके बालों के पीछे से पकड़कर खींचते हुए उसकी आंखों में देखकर गुस्से में बोला, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मेरे नजदीक आने का और मेरी जिंदगी में आने का रास्ता है, लेकिन बाहर जाने का नहीं। फिर भी तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो। लगता है आजकल मैं तुम्हें कुछ ज्यादा ही छूट दे दी और ज्यादा ही प्यार करता हूं। इतना बोलकर वह अपने होठों को उसके होठों पर फोर्सफुल्ली प्रेस करने लगा और किसी शैतान की तरह उसे चूसने लगा। अनाया हर्षवर्धन की किस में गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, दुख और अनाया को खोने का डर सब कुछ महसूस कर रही थी, और वह उसे रोकने की कोशिश भी नहीं कर रही थी, बस उसका सिर सहलाकर उसे शांत कर रही थी। लेकिन वह शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हर्षवर्धन उसे एक झटके से अपनी ओर खींचता है और उसे बाहर पड़े सोफे की ओर ले जाने लगा। अनाया अभी भी उसे किसी बंदर के बच्चे की तरह चिपकी हुई थी और हर्षवर्धन को शांत करने के लिए उसकी पीठ और उसके शरीर में हाथ फिरा रही थी। लेकिन हर्षवर्धन था जो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह किसी शैतान की तरह उसे चूमे जा रहा था। वह उसे चूमते हुए गर्दन पर आकर जोर से बाइट करता है और गुस्से में हंसकी वॉइस में उसके कान में बोला, क्या तुम सच में मुझसे दूर जाना चाहती हो? इतना बोलकर वह उसकी पूरी बॉडी को चूमने लगा और एक एक करके उसके कपड़े उसने जमीन पर फेंकना शुरू कर दिए। थोड़ी ही देर में उसने अपने भी कपड़े जमीन पर फेंक दिए थे और वह किसी भूखे भेड़िया की तरह अनाया की पूरे जिस्म को चूम रहा था और काट रहा था। क्या अनाया हर्षवर्धन को मना पाएगी? और क्या वो उसे सच में छोड़कर जाएगा? हर्षवर्धन के घर के हॉल में अब तक आपने सुना कि हर्षवर्धन अनाया को काट रहा था और चूम रहा था। इस वक्त हर्षवर्धन को खुद पर बिल्कुल भी कबूल नहीं था। वह किसी भूखे भेड़िए की तरह अनाया पर टूट पड़ा था। उसे इस वक्त का भी होश नहीं रहा था कि अनाया कितनी कमजोर है और उसे दर्द हो रहा होगा। वह उसके पूरे जिस्म को काट रहा था, चूम रहा था। आधे घंटे के अंदर ही अनाया का जिस्म लाल और नीले निशानों से भर गया। हर्षवर्धन बेकाबू होकर अनाया को चूम रहा था और उसे अपने नजदीक, अपने दिल के एकदम पास, अपने जिस्म के करीब महसूस कर रहा था, ताकि उसे अंदर से वह डर चला जाए कि अनाया उसे छोड़कर जाने वाली है। अनाया अभी उसे इस वक्त रोक नहीं रही थी ताकि वह शांत हो जाए, लेकिन अब हर्षवर्धन अपने ऊपर से काबू खो चुका था। अनाया की करीबी उसकी खुशबू अब उसके किस्म की प्यास को बेकाबू कर रही थी। उसे इस बात का भी होश नहीं रहा था कि अनाया अब भी कमजोर है। वह थोड़ी देर पहले ही बेहोशी की हालत में थी। वह अनाया के नजदीक जाकर उसके कान में डिप आवाज में बोला, बीवी, आइंदा से ऐसी गलती कभी मत करना। अपने ख्यालों में तो क्या सपने में भी मुझसे दूर जाने के बारे में मत सोचना, वरना मुझसे जरा सा भी वक्त नहीं लगेगा तुम्हें कैद करने में।
इस वक्त हर्षवर्धन इतना खतरनाक अंदाज में बोल रहा था कि अनाया जैसी लड़की के अंदर भी एक डर की सिरहन दौड़ गई। उसे दिल ही दिल में डर लग रहा था कि हर्षवर्धन क्या बोल रहा है। उसे पिछले जन्म की बात याद आ गई कि किसे उसके आखिरी वक्त में विशाल और जानवी ने उसे कैद कर लिया था। वैसे तो उसे पता था कि हर्षवर्धन ऐसा कुछ करेगा नहीं, लेकिन फिर भी उसे हर्षवर्धन का पागलपन और अपने लिए फितूर देखकर दिल के किसी कोने में डर लग रहा था। लेकिन वह उतनी खुश भी थी कि अब उसके पास कोई ऐसा है जो उसके लिए जीता है, जिसके लिए वह जुनून की हर हद से ज्यादा मायने रखती थी। वह हर्षवर्धन की कान में धीमे से बोली, हर्ष, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूं। तुम इतनी आसानी से मुझसे पीछा नहीं छुड़ा पाओगे, इसीलिए इतना खुश मत हो। यह सुनकर हर्षवर्धन उसके कान में धीमे से काटते हुए बोला, तुम चाहकर भी नहीं जा सकती। बीवी इतना बोलकर वह उसकी गर्दन पर अपने दर्द कर देता है। ऐसा करते ही अनाया के मुंह से चीख निकल गई। चीख की आवाज से हर्षवर्धन होश में आया और उसे महसूस हुआ कि वह क्या कर रहा था। वह तुरंत बैठता है और अनाया को अपनी गोद में बिठा लेता है। हालांकि इस वक्त उन दोनों के ही जिस्म पर कपड़ों के नाम पर बस अंडरवर, आतरुणी कपड़े ही पहने हुए थे और अनाया के जिस्म में ऊपर कुछ भी नहीं था, लेकिन वह उसकी बॉडी से एकदम चिपकी हुई थी और खुद को उसके सीने में छुपा चुकी थी। अनाया को शर्म आ रही थी। यह पहली बार था कि वह किसी आदमी के साथ इस तरह से इतनी इंटीमेट पोजीशन में उसके नजदीक बैठी थी, वह भी दिन के इतने उजाले में। इससे पहले भी वह दोनों काफी नजदीक आए थे। हालांकि उन दोनों ने लिमिट क्रॉस नहीं की थी, एक दूसरे को पाया नहीं था, लेकिन वह लोग काफी हद तक रोमांस करते थे, लेकिन वह बस बंद कमरे में और डिम लाइट में। अनाया की बोल्डनेस बस दिन में ही दिखती थी। रात को तो वह किसी भीगी बिल्ली की तरह हर्षवर्धन की बाहों में छुप जाती थी। हर्षवर्धन को अनाया की बॉडी पर दिख रहे नीले धब्बों को देखकर गिल्टी महसूस हुआ। वह उसकी गर्दन पर छूते हुए धीमे से बोला, क्या इसमें दर्द हो रहा है? अनाया उसकी आवाज में गिल्ट नजर आ रहा था। वह उसकी गर्दन में हाथ डालकर और उसके कंधे में चेहरा छुपाते हुए प्यार से बोली, बिल्कुल नहीं, तुम्हारी दी हुई कोई भी चीज मुझे दर्द नहीं दे सकती। हर्षवर्धन अपनी बीवी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन फिर भी तुम्हें दर्द हो रहा होगा। मैंने शायद गुस्से में कुछ ज्यादा ही कर दिया। यह सोचकर कि तुम मुझसे दूर जा रही हो, मुझे खुद पर काबू नहीं रहा। यह कहते हुए भी उसकी आवाज कांप रही थी। यह महसूस करके अनाया उसकी गर्दन में अपने हाथ और कसते हुए डिप आवाज में और थोड़ी कड़क लहजे में बोली, याद रखना हब्बी, ऐसा कभी नहीं होगा कि हम दोनों अलग होगी। हां, हालात ऐसे हो सकते हैं कि कुछ वक्त के लिए हमें दूर रहना हो, लेकिन ऐसा वक्त कभी नहीं आएगा कि हम एक दूसरे से अलग होंगे, और यह बात अपने दिमाग में बिठा लो। यह कहते हुए उसकी आवाज में एक तरह की सनक और हर्षवर्धन के लिए जिद साफ साफ नजर आ रही थी, जैसे हर्षवर्धन सिर्फ उसका है और किसी का नहीं। हर्षवर्धन को भी अपनी बीवी का यह रूप देखकर खुशी हो रही थी। उसने भी अपनी बहू को उसकी कमर पर करते हुए बोला, तुम भी बीवी, मुझसे दूर जाने के ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी। इतना बोलकर वह उसे गोद में उठाकर अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। अंदर जाकर वह दोनों ही फ्रेश होते हैं और कपड़े बदलते हैं। फिर हर्षवर्धन उसे बिस्तर पर बिठाते हुए बोला, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूं। इतना बोलकर वह किचन की ओर चला गया और खाने की ट्रॉली लेकर वापस कमरे की ओर चला गया। क्या हर्षवर्धन अपने गिल्ट में अनाया से रहेगा दूर? और क्या अनाया सच में उसे दूर होगी? हर्षवर्धन के कमरे में हर्षवर्धन खाने की ट्राली लेकर पहुंचता है। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखों के भाव बदल जाते हैं, क्योंकि वो बेड पर बैठी हुई थी और उसने सिर्फ हर्षवर्धन की शर्ट पहनी हुई थी। हर्षवर्धन अनाया से बॉडी में काफी ज्यादा लंबा और मस्कुलर था। उसके सामने छोटी बच्ची लगती थी, इसीलिए हर्षवर्धन की शर्ट अनाया के क्लीवेज को साथ साथ दिख रही थी और उसे घुटने तक आ रही थी। वह इसमें काफी क्यूट और एडोरेबल लग रही थी।
हर्षवर्धन को तो उस पर से अपनी नजरें हटाने का दिल नहीं कर रहा था, जैसे वह उसे हिप्नोटाइज कर रही हो। अनाया उसे देखते हुए सिड्यूसिंग आवाज में बोली, क्या हुआ हसबैंड, कहां खोए हुए हो? उसकी आवाज से हर्षवर्धन भी होश में आया और वह ट्रॉली आगे ले जाते हुए बोला, कुछ खास नहीं बीवी, आज तुम बहुत अट्रैक्टिव लग रही हो। दिल कर रहा है कि तुम्हें कहीं छुपा दूं। उसकी बात सुनकर अनाया खील खिलाकर हंसते हुए बोली, लगता है मेरे हस्बैंड में काफी एनर्जी आ गई है। यह सुनकर हर्षवर्धन को भी याद आता है कि थोड़ी देर पहले वह दोनों किस तरह से एक दूसरे में खोए हुए थे। वह याद आते ही उसे गिल्टी महसूस होता है और वह अपनी नजरें झुका लेता है। यह देखकर अनाया को समझ आ गया कि हर्षवर्धन क्या सोच रहा है। वह उसके पास में ही खड़ा था। वह उसे अपने हाथ से खींचते हुए अपने सामने बिठा दिए और किसी कंगारू की तरह उसकी कमर पर अपने पैर लपेटे हुए उसकी गले में बाहें डालकर उसके एकदम नजदीक चिपक जाती है और फिर उसके चेहरे को ऊपर करके उसकी नजरों से नजरें मिलते हुए गंभीर आवाज में बोली, मेरे आगे तुम्हारी नजरें कभी नहीं झुकनी चाहिए। तुम्हारा मुझ पर हक है। मुझे पता है कि तुम मुझ पर गुस्सा हो और तुमने गुस्से में ही वह सब कुछ किया, लेकिन यह तुम्हारा हक है। तुमने कोई गुनाह नहीं किया, बस तुम्हारे अंदर के डर ने तुमसे यह करवाया। इसीलिए अपने चेहरे पर कभी भी गिल्ट मत लाना। मुझे तुम्हारे चेहरे पर वह प्राउड और अकड़ भरी मुस्कान ही पसंद है। अनाया की बात सुनकर हर्षवर्धन के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, क्योंकि वह दिल ही दिल में अपनी बीवी की अंडरस्टैंडिंग से खुश था। तो उसे कसकर गले लगाते हुए बोला, सॉरी वाइफी, तुम्हारे दूर जाने के ख्याल से ही मैं पागल हो गया। उसकी यह बात सुनकर अनाया भी उसके गले में हाथ करते हुए बोली, मुझे पता है, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं जा रही हूं। बस कुछ वक्त के लिए हम दोनों अलग रहेंगे। यह सुनकर हर्षवर्धन उसकी ओर देखकर बोला, तुम करना क्या चाहती हो? अनाया उसकी ओर देखकर थोड़ी नौटंकी भरे अंदाज में बोली, पहले मुझे कुछ खिला भी दो। मुझमें इतनी भी ताकत नहीं रही। मेरी सारी ताकत तो तुम चूस चुके। उसकी नौटंकी और क्यूट इंटरेस्ट देखकर हर्षवर्धन मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है। इतना बोलकर वह उसे अपने गोद में ठीक से बैठाता है और सामने पड़ी हुई ट्रॉली में से हेल्दी खिचड़ी का बाउल आगे लाते हुए बोला, ये लो। इतना बोलकर वह चम्मच भरकर उसे खिलाने लगा। तभी अनाया उसे रोकते हुए बोली, तुम क्या खा रही हो? हर्षवर्धन उसे प्यार से खिलाते हुए बोला, मैं बाद में खा लूंगा। अनाया उसे घूरते हुए बोली, बिल्कुल नहीं। वह पास में ट्रॉली में रखी दूसरी प्लेट से थक्कन उठाती है, जिसने सिंपल रोटी सब्जी रखी हुई थी। उसमें से एक निवाला तोड़कर हर्षवर्धन की ओर बढ़ाकर बोली, मुझे पता है, तुमने भी कल रात से कुछ नहीं खाया। मेरी चिंता में तुम बस दूर से ऑपरेशन रूम का दरवाजा ताक रहे थे। उसकी बात सुन हर्षवर्धन न में अपना सिर हिला देता है, जैसे कह रहा हो, मेरी बीवी को तो सब कुछ पता होता है। फिर बाइट को खाने लगा। उसके दिल में एक सुकून था। किसी को उसकी चिंता थी, कोई उसके लिए भी परेशान था। वह भी अनाया को खिलाने लगा। अनाया एक बाइट खाते हुए बोली, मुझे कपूर मेंशन जाना होगा हर्ष। मुझे बहुत सी चीजों का हिसाब चाहिए। हर्षवर्धन एक और निवाला खिलाते हुए बोला, लेकिन बीवी, तुम यह काम यहां रहकर भी तो कर सकती हो। मुझे पता है कि कपूर खानदान से निपटना इतनी बड़ी बात भी नहीं है। उसकी बात पर अनाया परेशान होकर बोली, मैं जानती हूं कि उनसे निपटना बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। फिर एक और निवाला उसे खिलाते हुए बोली, मुझे कुछ जानकारी चाहिए और वह मुझे सिर्फ कपूर खानदान में वापस लौटने के बाद ही मिल सकती है। उसके लिए मुझे वहां जाना ही होगा। यह सुनकर हर्षवर्धन परेशान होकर बोला, तुम्हें कुछ जानने के लिए वहां जाने की क्या जरूरत है? तुम मुझे बताओ, मैं इंक्वायरी करवा दूंगा। कुछ सोचते हुए अमाया बोली, यह बात इतनी भी आसान नहीं है। इतने सालों में इस बारे में मैं भी पता नहीं कर पाई, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे लोग भी इस बारे में कुछ पता कर पाएंगे। यह सुनकर हर्षवर्धन कुछ सोचते हुए बोला, तुम किस बारे में पता करना चाहती हो? क्या तुम गीता मां के बारे में पता करना चाहती हो?
अनाया हर्षवर्धन के मुंह से अपनी मां के लिए थोड़ी इमोशनल हो गई। फिर वह उसे देखते हुए बोली, हां, यह बात मोम से जुड़ी हुई है। यह सुनकर हर्षवर्धन उसे गौर से देखते हुए बोला, मतलब क्या है बीवी तुम्हारा? क्या तुम्हें शक है कि उनकी मौत एक एक्सीडेंट ना होकर किसी की सोची समझी साजिश थी? क्या राज है अनाया की मॉम की मौत का राज? क्या हर्षवर्धन जाने देगा अपनी बीवी को? हर्षवर्धन के रूम में अब तक आपने सुना कि हर्षवर्धन अनाया को उसकी मां की मौत के राज के बैरन बोलता है। फिर अनाया को गंभीर नजरों से देखते हुए आगे बोला, लगता है यह बात इतनी आसान नहीं है। अनाया कुछ सोचकर उसे देखते हुए बोली, हां बिल्कुल, मुझे शक नहीं, पूरा यकीन है कि मेरी मॉम को एक्सीडेंट करके मारा गया था। हालांकि उसे एक नॉर्मल एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की गई थी, क्योंकि मेरी मोम एक जीनियस औरत थी। उन्होंने बिजनेस के साथ साथ बहुत सारी चीजों में महारत हासिल की थी और उनको आगे की चीजें सोचने की काबिलियत भी काफी अच्छी थी। उन्हें यहां तक यह भी पता था कि राजेश कपूर मेरा ख्याल नहीं रखेंगे और ना ही उन्हें उस पर यकीन था। इसीलिए तो उन्होंने अपनी विल मेरी पैदा होते ही बना ली थी। इतनी आगे की सोच रखने वाली औरत की मौत एक एक्सीडेंट में हो जाए, ये चीज मानना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। यह सुनकर हर्षवर्धन कुछ सोते हुए बोला, क्या इन सब के पीछे रवीना कपूर का हाथ है? क्योंकि जाहिर सी बात है, सबसे ज्यादा फायदा तो उसी को हुआ, गीत मां के मरने के बाद। अनाया कुछ सोचते हुए बोली, नहीं, ये काम वह अकेली नहीं कर सकती, ना ही राजेश कपूर अकेला कर सकता है, क्योंकि मेरी मॉम उन दोनों से एक कदम आगे ही थी। हालांकि इन सब में उन दोनों की कुछ भूमिका तो जरूर है, लेकिन यह काम किसी और का है, तो शायद उनके बारे में हमको भी नहीं पता। वह एक छुपा हुआ दुश्मन है जिसे हमें अंधेरे से बाहर निकालना है। और यही वजह थी कि वह मुझे हमेशा सिखाती थीं कि अपनी कामयाबी और अपने अंदर छुपे हुए हुनर को हमेशा दुनिया से छुपा कर रखना। यह सुनकर हर्षवर्धन उसे खिलाते हुए बोला, तो तुम वहां जाकर इस बारे में पता करना चाहती हो? तभी हर्षवर्धन के दिमाग में कुछ आया और वह उसे थोड़े गुस्से में घूरते हुए बोला, या फिर तुम वहां जाकर अपने छुपे हुए दुश्मनी के लिए खुद को किसी चारे की तरह इस्तेमाल करना चाहती हो? यह सुनकर अनाया अपनी नजरें चुराने लगी, क्योंकि हर्षवर्धन सहीब था। अनाया सच में खुद को खतरे में डालने वाली थी, वह भी अपने छुपे हुए दुश्मन के लिए। हर्षवर्धन की पकड़ उसकी कमर पर और कस गई। वह कस अपने दांत पीसते हुए गुस्से में बोला, मिसेज रावत, बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाली। मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालने दूंगा, और उनके खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं, जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। अनाया उसकी आंखों में देखते हुए बोली, हर्ष, मैं जानती हूं तुम मेरे लिए परेशान हो रहे हो, लेकिन यही एक तरीका है कि वह लोग हमारे सामने आएगी। हर्षवर्धन उसे देखते हुए बोला, लेकिन तुम ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि यह जो भी इंसान है उसके दुश्मनी मेरी मॉम से है, और जाहिर सी बात है कि उसके बच्चे उसकी दुश्मन होंगे। और कपूर खानदान में जब से मैं गायब हुई हूं, या फिर कहो यहां से गई थी, तब से ही मेरी सारी पहचानों, आइडेंटिटी छुपा दी है, और शायद दुनिया के लिए ऐसा दिखा दिया कि मेरी इस दुनिया में कोई एग्जिस्टेंसी नहीं है। और उसे छुपे हुए इंसान को भी यही लगा है कि शायद मैं मर चुकी हूं, इसीलिए वह वापस अंधेरे में गायब हो गया, जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। इसीलिए तो इतने सालों की खोज के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला, और ना ही मैं उसके बारे में कुछ पता कर पाए। और मेरे पास सिर्फ एक ही उम्मीद है, और वह मेरा वापस लौटना, वह भी किसी गवार इंसान की तरह, ताकि उन लोगों के लिए कोई आसान टारगेट बना सकूं, और वह लोग अपने बिल से बाहर आए। क्योंकि अगर उन लोगों के लिए मेरी मॉम दुश्मन थी, तो मुझे भी वह लोग रास्ते से हटाने की जरूर कोशिश करेंगे। तभी हर्षवर्धन कुछ सोचते हुए बोला, यह कोई बिजनेस की दुश्मनी भी हो सकती है। अनाया बोली, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे शक है कि यह सब कुछ मेरी मॉम की असली परिवार से जुड़ा हुआ है। यह सुनकर हर्षवर्धन उसे देखते हुए बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? इस सवाल से अनाया अपनी सोच में कुछ सालों पहले जा चुकी थी, या फिर ऐसे कह सकते हो कि अपने बचपन में।
उसे पता चला था कि उसकी मॉम को पता चला था अपने परिवार के बारे में और वो खुश थी। तभी हर्षवर्धन उसे होश में लाते हुए बोला, कहाँ को गई बीवी? अनाया होश में आते हुए बोली, कहीं नहीं। मेरी मॉम ने बचपन में एक एक्सीडेंट में अपनी याददाश्त खो दी थी, इसीलिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अनाथ की तरह गुजारी। लेकिन उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी और आईक्यू के चलते उन्होंने समाज में अपनी खुद की एक पहचान बनाई। और मुझे इस बात का शक है कि शायद कोई है जो नहीं चाहता कि मेरी मॉम अपने परिवार को खोजे, क्योंकि मुझे पता था जब आखिरी बार मैंने अपनी मॉम से बात की थी तो वह खुश थी, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार के बारे में कोई क्लू ढूंढ लिया था। यह सुनकर हर्षवर्धन समझ गया कि यह बात जितनी आसान दिख रही है उतनी है नहीं, यह मामला काफी गंभीर है। वह उसे देखते हुए बोला, लेकिन क्या इसके लिए तुम्हें खुद को खतरे में डालना जरूरी है? क्योंकि अगर वह गीता मां जैसी का भी इंसान को मार सकते हैं और अपने रास्ते से हटा सकते हैं, तो तुम्हें नुकसान पहुंचाना भी उन लोगों के लिए काफी आसान होगा। और तुम जानती हो कि यह चीज मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। यह कहते हुए उसके हाथों की पकड़ पहले से ही अनाया की चारों ओर लिपट चुकी थी। वह लोग पहले ही अपना खाना खत्म करके प्लेट वापस रख चुकी थी। अब वह लोग ऐसे ही बैठकर बातें कर रहे थे। अनाया उसकी पकड़ महसूस कर उसे शांत करते हुए बोली, शांत हो जाओ हर्ष, मुझे कुछ नहीं होगा। क्या अनाया अपनी मां के बारे में जान पाएगी? और क्या वो अपने दुश्मनों को कैसे हराएगी? और क्या हर्षवर्धन लेगा रिस्क? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।